नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निंजन। सरकार खबरों का रुख कर लेते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं आईआरडीटी ऑडिटोरियम में। खबर आप तक पहुंचा रहे जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे आईआरडीटी ऑडिटोरियम सर्वे चौक। मेरी योजना पुस्तकों पर विचार गोष्ठी में की शिरकत। मेरी योजना पोर्टल उत्तराखंड का किया लोकार्पण। पुस्तक में केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं की मिलेगी संपूर्ण जानकारी। कहना सीएम धामी का आवेदकों को आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज और पात्रता संबंधी मिलेगी जानकारी। प्रत्येक नागरिक योजनाओं का उठा सकेगा लाभ। सरकार का उद्देश्य योजनाओं का धरातल पर हो प्रभावी क्रियान्वयन। राज्य के प्रत्येक पात्र व्यक्ति को समय से मिल रहा योजनाओं का लाभ। पीएम मोदी ने देश में एक नई कार्य संस्कृति की स्थापना की। पारदर्शिता, जवाबदेही और जन केंद्रित नीतियों को दी सर्वोच्च प्राथमिकता। सरलीकरण, समाधान, निस्तारीकरण और संतुष्टि के मंत्र के साथ जनता की समस्याओं का लगातार कर रहे समाधान। विभिन्न पेंशन योजनाओं की धनराशि सीधे पहुंच रही पात्र लोगों के खाते में। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, खेल, पेयजल, हवाई कनेक्टिविटी और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की दिशा में कर रहे कार्य। विकसित भारत और विकसित उत्तराखंड बनाने के स्वप्न को साकार करने की दिशा में तेजी से कर रहे कार्य। स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं। एक जनपद दो उत्पाद योजना के माध्यम से स्थानीय आजीविका के बढ़ रहे अवसर। ये बड़ा हर्ष का विषय है कि आज मुझे राज्य की देवतुल्य जनता को समर्पित मेरी योजना पुस्तक से संबंधित इस महत्वपूर्ण गोष्ठी में आप सबके बीच में उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। और जैसा मुझे बताया गया है कि इस महत्वपूर्ण योजना में मार्गदर्शिका पुस्तक के तीनों संस्करणों में मेरी योजना राज्य सरकार तथा मेरी योजना केंद्र सरकार की 26,500 प्रतियां राज्य के सभी जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयों तथा सभी राजकीय पुस्तकालयों में वितरित की गई हैं। और साथ ही आम नागरिकों के लिए भी सभी विभागों की वेबसाइट पर, पीडीएफ पर और संस्करणों में ये निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है, जिसके माध्यम से राज्य का प्रत्येक नागरिक केंद्र और राज्य सरकार की समस्त योजनाओं की संपूर्ण जानकारी आसानी से सभी को मिल पाए और उनका वो लाभ उठा सकते हैं। और सच में ये जैसा सुबोध भाई ने अभी कहा यहां से, अगर आप इन पिछले 3-4 सालों का अगर ठीक प्रकार से आकलन करेंगे तो इतनी सारी योजनाएं, इतने सारे जनहितकारी निर्णय, अनेक प्रकार की उपलब्धियां हमारे राज्य की हैं कि अगर उसको हम लिखने पढ़ने में आएंगे तो पुस्तक जो है बहुत बड़ी हो जाएगी। लेकिन सरलीकरण, समाधान, निस्तारण जो हमारा एक मंत्र है और पहले दिन से इस मंत्र को लेकर हम सभी लोग काम कर रहे हैं कि सरलता से लोगों तक हमारी योजना पहुंच जाए। जो अंत्योदय का सिद्धांत है वो ठीक प्रकार से लागू हो जाए। योजना वही अच्छी होगी जो सीधे सीधे लोगों को आसानी से लाभ देने का काम करेगी। पुस्तक वही अच्छी होगी जो लोगों को बहुत आसानी से मिल पाएगी और बहुत आसानी से लोगों को समझा पाएगी। और आजकल तो चूंकि डिजिटल फॉर्म जो हर समय मोबाइल में घूमता है, पूरे हमारे मोबाइल में ही पूरी दुनिया होती है। तो अगर हम उस दिशा में थोड़ा और प्रयास करेंगे, उसे प्रयास कर रहे हैं। पुस्तक भी जरूरी है क्योंकि उसका अपना एक अलग महत्व है, लेकिन आजकल की जो एकदम से 1 मिनट में चीजें लाखों, करोड़ों और अरबों लोगों तक पहुंच जाती हैं। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कुमाऊं भ्रमण के दौरान पिथौरागढ़ में पूर्व सैनिक संगठन पिथौरागढ़ के पूर्व सैनिकों से मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने संगठन द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए निरंतर प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मंत्री गणेश जोशी ने घोषणा की कि हल्द्वानी में शहीदों के आश्रितों और उनके बच्चों के लिए एक हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा, जिसका नाम जनरल बिपिन चंद्र जोशी के नाम पर रखा जाएगा। साथ ही जिले के पूर्व सैनिकों के लिए एक मिलन केंद्र स्थापित करने की भी घोषणा की।
जिससे पूर्व सैनिकों को संवाद और सहयोग का सशक्त मंच मिल सकेगा। इसके बाद मंत्री गणेश जोशी ने जनरल बीसी जोशी आर्मी पब्लिक स्कूल पहुंचकर स्वर्गीय जनरल बीसी जोशी की प्रतिमा पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद कृषि मंत्री गणेश जोशी ने डेडीहाट स्थित जिला सैनिक कल्याण और पुनर्वास कार्यालय का निरीक्षण कर जनपद में संचालित योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को सैनिकों और उनके आश्रितों से जुड़ी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। मंत्री जोशी अपने पैतृक गांव छनपट्टा पहुंचे, जहां उनका ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। मंत्री गणेश जोशी ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर कई मामलों का मौके पर निस्तारण किया। साथ ही शेष मामलों को संबंधित अधिकारियों को शीघ्र हल करने के निर्देश दिए। उन्होंने उद्यान विभाग अधिकारियों को सचल दल केंद्रों में आवश्यक संसाधन उपलब्ध रखने और किसानों को खाद और दवाइयां समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का बयान आया सामने, खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का बयान सामने आया है। नई दिल्ली में 14 दिसंबर को होने वाली वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली को लेकर हुई बैठक, कांग्रेस की विभिन्न समितियों के बारे में भी हुई चर्चा। महारैली को लेकर प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारियों को दिया फीडबैक। रैली में उत्तराखंड से भारी संख्या में पहुंचेंगे कार्यकर्ता। उत्तरकाशी में पेड़ों को काटने के मामले को लेकर जताया विरोध। देवदारों के कई वृक्षों का पातन कर सड़क का होगा चौड़ीकरण। सड़क चौड़ीकरण में हजारों पेड़ों का होगा कटान। एक्सपर्ट के अनुसार वैकल्पिक मार्ग बनने से पेड़ों को काटने की नहीं होगी आवश्यकता। वैकल्पिक मार्ग बन सकता है तो प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि पेड़ न काटे जाएं। निर्माण कार्य में कम से कम पेड़ काटे जाएं, इसका रखा जाए ध्यान। गणेश गोदियाल ने इस मुद्दे पर उत्तराखंड के सांसदों की चुप्पी को लेकर भी उठाए सवाल। सांसदों को संसद में रखना चाहिए था अपना मत। सांसदों का मौन रहना, उनके राज्य के विषयों में कोई रुचि नहीं। चौदह तारीख को लेकर भी कल दिल्ली में तैयारियां हुई और कांग्रेस की विभिन्न समितियों के बारे में भी कल बैठक हुई और जो भी फीडबैक है हमारे सभी नेता गणों के द्वारा वो प्रदेश प्रभारी और प्रदेश सह प्रभारियों को दिया गया और उस पर काम चल रहा है। 14 तारीख की बात है। 14 तारीख के लिए पर्वतीय जिलों से लेकर और खास करके मैदानी जिलों पर ज्यादा जोर है कि जो कि नजदीक पड़ते हैं दिल्ली के, उन जगहों से ज्यादा संख्या में लोग वहां पहुंच सके, ऐसी तैयारियां चालू है। देवदार के कई वृक्षों का पातन कर सड़क बनाने की जो बात है, मैं वहां गया था, अभी जब मैं धराली गया था तो मैंने उस जगह पर भी गया, मैं जिस जगह का ये प्रकरण है। पता चला है कि एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि ऑप्शनल मार्ग ऐसा बन सकता है कि जहां से पेड़ न कट रहे हो, तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि ऐसा कोई ऑप्शनल मार्ग यदि बन सकता है कि जहां पर पेड़ न काटे जा रहे हो, तो प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि पेड़ न काटे जाएं। और दूसरी बात यह भी है कि वो हमारा सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है। उस मार्ग को उसको मजबूत होना है, उसको निश्चित रूप में चौड़ा होना है और ये दोनों काम इसी तरह हो सकते हैं कि भाई कम से कम नुकसान कैसे हो, कम से कम पेड़ कैसे कटे, ज्यादा से ज्यादा पेड़ कैसे बचें, इसको ध्यान में रखकर वो मार्ग बनना चाहिए। कह रहा हूं कि जहां की भी सांसद ने मुद्दा उठाया, हो सकता है कि कुछ लोग उस सांसद को संपर्क किए होंगे, उत्तराखंड के सांसदों के, लेकिन ये गंभीर बात है कि जब उत्तराखंड के सांसदों को ये बात पता चली कि उत्तराखंड के संबंध में बात हो रही है, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में ये बात हो रही है, तो उन्हें इस पर रुचि दिखाते हुए अपना मत प्रकट करना चाहिए था, जो नहीं किया उन्होंने। संसद में जब एक बार कोई बात पुटअप कर दी जाती है तो वो बात किसी एक की नहीं रह जाती, वो सार्वजनिक बात होती है और उसमें ये भी निहित है कि उस बात पर कोई व्यक्ति अपना मत रख सकता है। इवन उत्तराखंड का ही नहीं, केरल का सांसद भी रख सकता है अपनी बात। कोई बात अगर संसद में रख दी जाती पटल पर तो वो सार्वजनिक है, सबकी है, तो उसमें कोई भी अपना मत रख सकता है। लेकिन उत्तराखंड के सांसदों का मौन रहना ये दिखाता है कि उन्हें राज्य के विषयों में कोई रुचि नहीं है। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के आह्वान पर दिल्ली के रामलीला मैदान में आगामी 14 दिसंबर को होने वाली वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली की तैयारी के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैठक कर उसको सफल बनाने के लिए रणनीति तय की। कांग्रेस कमेटी की महानगर अध्यक्ष अलका पाल की अध्यक्षता में
कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर रैली को सफल बनाने का संकल्प लिया है। महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अलकापाल ने बताया कि रैली की सफलता के लिए पूरे विधानसभा क्षेत्र में व्यापक जनसंपर्क कर कार्यकर्ताओं से रैली में पहुंचने का आह्वान किया गया। उन्होंने बताया कि काशीपुर से 100 कारों के काफले में लगभग 500 लोग दिल्ली कूच करेंगे। काशीपुर के 40 वार्ड में रैली की सफलता के लिए जनसंपर्क किया जा रहा है, जिससे रैली में काशीपुर की भागीदारी अधिक हो। राहुल गांधी जी के मिशन को उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वोट छोड़ गद्दी छोड़ का जो महाअभियान है, इसके संबंध में 14 तारीख को दिल्ली में एक महारैली का आयोजन किया जा रहा है। उसके संबंध में आज हमने एक महत्वपूर्ण बैठक अपने कार्यालय में यहाँ की है, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेस जनों ने अपनी यहाँ उपस्थिति दर्ज कराई है। हमने इस बैठक में बैठ के ये रूपरेखा तय की है कि हम काशीपुर से लगभग 100 गाड़ियां और कुछ बसें लेकर के हम सब लोग यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना होंगे, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का कुमाऊं दौरा। एक खबर आप तक पहुंचा रही है, जहां पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का कुमाऊं दौरा से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचाई जा रही है। पिथौरागढ़ में गुरना माता के किए दर्शन, मंदिर में पूजा अर्चना कर मां गुरना का लिया आशीर्वाद, प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और आरोग्य जीवन की कामना की। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का कुमाऊं दौरा, उसकी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। पिथौरागढ़ में गुरना माता मंदिर के दर्शन किए हैं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने। मंदिर में पूजा अर्चना कर मां गुरना का आशीर्वाद लिया है और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और आरोग्य जीवन की मंत्री ने यहां पर कामना भी की है। निवेशकों के करोड़ों रुपए लेकर फरार हुई बोहरा ग्रामीण विकास निधि लिमिटेड कंपनी के मुख्य डायरेक्टर दिलीप सिंह बोहरा निवासी विनोद विहार श्यामपुर ऋषिकेश को कोटद्वार पुलिस ने देहरादून से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के फरार चल रहे साथियों में शामिल भीम सिंह, प्यारेराम, बालकरण, सुरेंद्र नेगी और सूरजमणि सेमवाल की गिरफ्तारी के प्रयास भी पुलिस कर रही है। इस कंपनी पर ऋषिकेश, चांबा और कोटद्वार में मुकदमे दर्ज होने की जानकारी सार्वजनिक हुई है। पुलिस की पूछताछ में दिलीप सिंह बोहरा ने बताया कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर बोहरा ग्रामीण विकास निधि लिमिटेड कंपनी खोली, जिसमें निवेशकों से करोड़ों रुपए अधिक ब्याज देने का लालच देकर जमा कराया और जब रकम वापस देने का समय आया तो वे कंपनी बंद कर फरार हो गए। खास बात यह है कि कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भारत सरकार से रजिस्टर्ड तो जरूर थी, लेकिन उन्हें आरडी, एफडी और जमा योजनाओं को करने का वैध अधिकार नहीं था। जनपद पौड़ी के पुलिस कप्तान सर्वेश पवार ने बताया कि कोटद्वार में एक महिला निवेशक के तहरीर पर दर्ज हुए मुकदमे में पुलिस ने दिलीप सिंह बोहरा को गिरफ्तार किया है। तो वहीं सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई है कैबिनेट बैठक की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर धामी कैबिनेट की अहम बैठक हुई है, जिसकी अध्यक्षता सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की। बैठक में 19 प्रस्ताव पर लगी मोहर। कैबिनेट बिंदुओं की मुख्यमंत्री सचिव शैलेश बघेल ने दी जानकारी। प्रमुख सचिव आवास मीनाक्षी सुंदरम, अपर सचिव बंशीधर तिवारी भी रहे मौजूद। नैनी सैनी एयरपोर्ट अब एएआई करेगा संचालित। तकनीकी विश्वविद्यालय में फैकल्टी भर्ती अब यूनिवर्सिटी स्तर पर। पीडब्ल्यूडी समूह ग कर्मचारी 10 साल बाद बनेंगे कनिष्ठ अभियंता। 15 साल पुराने वाहन स्क्रैप पर टैक्स छूट। गतियारी योजना सब्सिडी 75% से घटकर 60%। रिस्पना बिंदाल एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट को जीएसटी और रॉयल्टी में छूट। सुगंध पौध केंद्र का नाम अब इंस्टीट्यूट ऑफ परफ्यूम। बिजली लाइन टावर मुआवजा 200% सर्किल रेट। छोटे अपराधों में अब जेल नहीं, सिर्फ जुर्माना। जन विश्वास अधिनियम। कमर्शियल एरिया में ग्राउंड कवरेज प्रतिबंध खत्म। पहाड़ों में रिजॉर्ट के लिए नक्शा, भू उपयोग परिवर्तन जरूरी नहीं। बहुमंजिला इमारतों की ग्राउंड पार्किंग हाइट बिल्डिंग हाइट में शामिल नहीं। लैंड पूलिंग और टाउन प्लानिंग स्कीम को मंजूरी। वित्त विभाग में उत्तराखंड मॉल और सेवा अधिनियम में हुआ संशोधन। डेयरी विकास विभाग की साइलेज और दुधारू पशु योजना पोषण योजना के अंतर्गत साइलेज पर अनुदान दर 60% किए जाने पर बनी सहमति। राज्य में अभियोजन निदेशालय की स्थापना देहरादून में किए जाने का लिया निर्णय। राजस्व विभाग में सितारगंज के कल्याणपुर का 2004 से सर्किल रेट पर पट्टा होगा नियमित। मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना को कैबिनेट ने दी मंजूरी। नई युवा भविष्य निर्माण योजना सीएटी, एमएटी, जीएटीई, एनई, सीएसआईआर की मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग।
माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत भी मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना के संबंध में लिए निर्णय। इस योजना के अंतर्गत 11वीं तथा 12वीं के छात्रों को क्लैट, नीट और जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की कराई जाएगी तैयारी। पहला मुद्दा ये वित्त विभाग का मुद्दा है। इसमें उत्तराखंड माल और सेवा कर संशोधन अध्यादेश को प्रख्यापित किए जाने के संबंध में है। इसमें केंद्रीय माल सेवा कर अधिनियम 2017 के अनुसार जो है हमारा एक उत्तराखंड माल एवं सेवा कर अधिनियम बना था 2017 में। उसके बाद समय समय पे जो उनमें संशोधन किए गए उनको सबको इनकॉर्पोरेट करते हुए जो अब एक उत्तराखंड माल और सेवा कर संशोधन अध्यादेश लाए जाने के संबंध में आज एक प्रस्ताव वित्त विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसको माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी गई। अगला मुद्दा था ये तकनीकी शिक्षा विभाग का मुद्दा था, जिसमें कि हमारे जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है आज तक उसमें जो फैकल्टी है उसकी भर्ती ये व्यवस्था थी कि उनकी जो फैकल्टी की भर्ती है वो लोक सेवा आयोग करेगा। उसमें एक आंशिक संशोधन किया गया है कि अन्य विश्वविद्यालयों की भांति इनकी भर्ती अब विश्वविद्यालय के स्तर से होगी। इसके अलावा अगला मुद्दा था ये लोक निर्माण विभाग का मुद्दा था। लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियंता के पद पर 5% पद जो है वो मौलिक रूप से नियुक्त समूह ग के कर्मचारियों जैसे मानचित्रकार, लिपिक, वैयक्तिक सहायक, लेखा संवर्ग, मोटर चालक आदि अन्य संवर्ग थे उनके माध्यम से होती थी, लेकिन उनके लिए अलग अलग एक रेशियो बना हुआ था। तो स्थितियां ऐसी होती थी कई बार जो कोटा बना हुआ था उसके अनुसार प्रमोशन हो नहीं पाते थे, लोग मिल नहीं पाते थे। अब ये प्रस्ताव आया था कि जैसे जो भी इस तरह के लोग हैं मानचित्रकार, लिपिक, वैयक्तिक सहायक, लेखा संवर्ग, मोटर चालक आदि जिन्होंने 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो वो सीनियरिटी के आधार पे और जिन्होंने डिप्लोमा कर लिया हो उनको इनमें जेई बनाया जाएगा। इनकी 5% की सीमा में सभी लोग शामिल हो जाएंगे। अब अलग अलग 5% में अलग अलग कोटा किसी का नहीं होगा। अगले क्षेत्रों में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है या वो बन रहे हैं, तो अलोन हाइट को लेने के लिए कभी कभी उनको रैंप नहीं दे पाते हैं, तो स्टिल्ट जो ग्राउंड लेवल है, रोड का लेवल है, रोड के लेवल में ये पार्किंग बनाते हैं। तो ये डिसीजन हुआ कि जो रोड के लेवल पर पार्किंग बनाते हैं तो उस पार्किंग फ्लोर का जो हाइट होगा वो ओवरऑल हाइट में काउंट नहीं होगा। मान लीजिए 9 मीटर आपको अलाउड है और पार्किंग रोड लेवल पे मिडिल में आ रहा है, वहां पर पार्किंग बनाना पड़ गया है क्योंकि नीचे पार्किंग बनाएंगे तो रैंप बनानी पड़ेगी, तो रैंप में एरिया का बेस ही होता है। तो और उस पार्किंग फ्लोर के नीचे भी आपने कमरे बना दिए और ऊपर भी कमरे बना दिए और मिडिल में आपका रोड के लेवल पर पार्किंग फ्लोर आता है, तो उतना हाइट जो है हम ओवरऑल अलोड हाइट में इंक्लूड नहीं करेंगे, वो कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। देन आपका एक मोटल करके एक श्रेणी था, उस श्रेणी को हम लोगों ने ड्रॉप कर दिया है। तो ये मोटा मोटा आपका जो मेन चेंजेस हुए हैं वो है। बाकी हम उसको एक लीगल रूप दे रहे हैं। हमारे जो एक्ट है उसी में रूल्स के तहत उसको लाए हैं। एक तो इसको लीगल जीत मिली है और दूसरा इसमें थोड़ा और ज्यादा बेनिफिट्स जो है पार्टिसिपेटिंग प्लेयर्स को मिलेगी। तो के तहत जो आपके टावर बनते हैं, टावर के जो चारों कोने के नीचे जो एरिया पड़ता है और वो एरिया प्लस उसके 1 मीटर की परिधि वाले एरिया, क्योंकि वहां पर भी खेती संभव नहीं है, वहां पर पहले के हिसाब से 85% ऑफ सर्किल रेट था, तो उसको बढ़ा करके 200% ऑफ सर्किल रेट का 2 गुना कर दिया गया है। और दूसरा जो ट्रांसमिशन लाइन्स ऊपर से जाते हैं उसमें नीचे का जो खेत है वो अक्वायर नहीं होता है, लेकिन भविष्य में वहां पर बिल्डिंग बनने की संभावना खत्म हो जाती है। गोवा के एक नाइट क्लब में आधी रात को हुए अग्निकांड में उत्तराखंड के 9 लोगों सहित 25 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद से होटल स्वामी लूथरा बंधु फरार बताए जा रहे हैं, लेकिन उनके सहयोगी अजय गुप्ता को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। अजय गुप्ता के तार मसूरी से भी जुड़े हुए हैं। रोमियो लेन नामक होटल स्वामी अजय गुप्ता का अक्सर मसूरी आना जाना रहा है। यहां पर उनके द्वारा आवासीय रूप से मानचित्र स्वीकृत कराकर होटल का निर्माण किया गया है, जो संदेह के घेरे में माना जा रहा है। इस होटल में खुफिया एजेंसी कभी भी कार्रवाई कर सकती है। यदि जांच की जाती है
तो कई सफेदपोश के भी इसमें शामिल होने से इनकार नहीं किया जा सकता। स्थानीय निवासी दीपक कुमार ने बताया कि लूथरा बंधु के नाम से रोमियो लैंड के नाम से संपत्ति दर्ज है। उन्होंने बताया कि इसका मानचित्र आवासीय रूप में पास किया गया था, लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत से इसे होटल के रूप में बदल दिया गया। इसे निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई हो सके। उन्होंने सारे दस्तावेज दिखाते हुए कहा कि इसमें बड़े रूप में घोटाला हुआ है। लूथरा बंधुओं के साथ ही अजय गुप्ता पर भी शिकंजा कसा जाना चाहिए। वहीं रोमियो लैंड के मैनेजर रोहित पाठक ने बताया कि यहां पर अभी तक किसी प्रकार की जांच नहीं की गई है। उनके यहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। तो सरकार से, गोवा सरकार से, और सबसे मेरी मांग ये है कि जो हमारे उत्तराखंड के लोग मरे हैं उनको मुआवजा दिया जाए। उनका परिवार के भरण पोषण को कम से कम कुछ तो उनका परिवार पलेगा, उनको जो है मुआवजा दिया चाहिए। वीडियो को बोला, उन्होंने कहा जी इनका कंपाउंड हो गया है, ये लीगल कंपाउंड हुआ है। मैंने ये किस तरीके से हुआ, उन्होंने उठा के मुझे ये कागज दे दिए कि जी ये कागज है, ये इनका कंपाउंड हो गया। अब कैसे कंपाउंड हुआ ये जांच का विषय है। ये आप लोग एमडीडीए से पूछे कि एमडीडीए ने कैसे ऐसे कंपाउंड कर दिया जबकि ये रेजिडेंशियल पास था। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको ले चलते हैं हरिद्वार के हर की पौड़ी, जहां पर गंगा आरती का सीधा प्रसारण जारी है।
कोई त्रास मिटा कर परम गति पाता।